दृष्टि आईएएस के टीजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न से। हमारा अभ्यास प्रश्न है कि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक गांव में हुआ था। इन्हें औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन्होंने भेदभाव का सामना करने वाली गर्भवती महिलाओं के खिलाफ बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। उपयुक्त विवरण किस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी रमाबाई रानाडे, ऑप्शन डी फातिमा शेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 10 वर्ष की अल्पायु में ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिराव फुले ने इन्हें घर पर ही शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले को औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये महाराष्ट्र में 1896 के अकाल और 1897 के बुबोनिक प्लेग के दौरान राहत कार्यों से भी जुड़ी रहीं। इन्होंने भेदभाव का सामना करने वाली गर्भवती विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की भी शुरुआत की। इसीलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला सवाल है कि गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय का नान नगाई उत्सव मनाया गया। इसीलिए ऑप्शन बी सही है। गान नगाई उत्सव मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। ये त्योहार उस वर्ष के अंत का प्रतीक है जिसमें किसान अपने अन्न भंडार में अनाज जमा करते हैं। इस उत्सव के दौरान जेलियांगरोंग समुदाय अच्छी फसल और समृद्ध जीवन के लिए ईश्वर का आभार भी प्रकट करता है। आपको बता दें कि मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय में रोंगमेई, लियांगमेई और जेमे जनजाति शामिल हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि भारत के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब हो गए हैं। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम यानी AMASR अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI कार्य करता है। ASI पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख संगठन है। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प डी सही है। इसकी स्थापना साल 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीट डोम के बारे में सही नहीं है? हमारे कथन ए है ये तब होता है जब उच्च दबाव का क्षेत्र किसी क्षेत्र में गर्म हवा को फंसा लेता है। कथन बी है ये आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है लेकिन कभी कभी ये हफ्तों तक भी बढ़ सकता है। हमारा कथन सी है ये पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। कथन डी है ये घातक हीट वेव पैदा कर सकता है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। यूरोप हीट डोम बनने के कारण बेहद गर्म मौसम का अनुभव कर रहा है। हीट डोम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवाओं को ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है। हवा जितनी देर तक फंसी रहती है सूर्य उतना ही अधिक हवा को गर्म करने का काम करता है। हीट डोम आमतौर पर कुछ दिनों के लिए रहते हैं लेकिन कभी कभी वे हफ्तों तक भी बढ़ सकते हैं जिससे घातक हीट वेव्स पैदा हो सकती हैं। इनका निर्माण जेट स्ट्रीम के व्यवहार से संबंधित है। अतः विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं। हमारा अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप पेलोड किस अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गगनयान मिशन, ऑप्शन बी चंद्रयान 3, ऑप्शन सी आर्टेमिस मिशन या फिर ऑप्शन डी ओरेसिस रेक्स मिशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस वर्ष लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्ष मिशनों में से एक चंद्रयान 3 भी है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का
अनुवर्ती होगा। गौरतलब है कि चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 एक चंद्र लैंडर और एक चंद्र रोवर को चंद्रमा तक ले जाएगा। इस मिशन को इस साल जून में लॉन्च व्हीकल 3 यानी LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का प्रणोदन मॉड्यूलर लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाएगा। ये चंद्रमा कक्षा से ऊपर के वर्णक्रमीय और ध्रुवीमीतीय मापों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड लेकर जाएगा। इसीलिए विकल्प बी सही है। इस मिशन का चंद्र लैंडर थर्मल चालकता और ताप को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जैसे उपकरणों को भी लेकर जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वाइरोवर की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है चंद्र सतह, ऑप्शन बी मरीन मछली, ऑप्शन सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, या फिर ऑप्शन डी एक जीव जो वायरस खाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में वायरस खाने वाला पहला ज्ञात जीव वायरोवर खोजा गया है, इसीलिए विकल्प डी सही है। ये खोज अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हेल्टेरिया की एक प्रजाति बड़ी संख्या में संक्रामक क्लोरोवायरस खा सकती है। इस प्रयोग के परिणामों ने पुष्टि की कि हेल्टेरिया और पैरामीडियम दोनों ने क्लोरोवायरस प्लाक बनाने वाली इकाइयों यानी PFU को कम कर दिया। इस जीव का प्रयोग नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चित सियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। 100 मीटर लंबे सियोम ब्रिज का निर्माण सियोम नदी पर किया गया है। ये पुल सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से LAC तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करेगा। आपको बता दें कि सियोम नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। हमारा अगला सवाल है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, या फिर ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक विधायकों और सांसदों सहित मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। साथ ही इसने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लेखित आधारों को छोड़कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा, इसीलिए विकल्प बी सही है। जबकि अनुच्छेद 19(2) में इस स्वतंत्रता पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 देश पहली बार 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी जापान और इक्वाडोर, ऑप्शन सी माल्टा और जापान, या फिर ऑप्शन डी माल्टा और स्विट्जरलैंड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। इसमें मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड पहली बार चुने गए हैं, इसीलिए विकल्प ए सही हो जाता है। जबकि माल्टा दूसरी बार, इक्वाडोर चौथी बार और जापान रिकॉर्ड 12वीं बार चुना गया है। 5 नवीनतम सदस्यों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे का स्थान ले लिया है, क्योंकि उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया। इस समूह के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, जिनके पास वीटो पावर मौजूद है। जबकि इसके 10 अन्य सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि नीलगिरी तहर किस राज्य क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु और केरला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने
नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक पहल की शुरुआत की है। नीलगिरी तहर परियोजना के तहत सरकार सर्वेक्षणों और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर आबादी की बेहतर समझ विकसित करने की योजना बना रही है। इस परियोजना को 2022 से 2027 तक लागू किया जाना है। आपको बता दें कि नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। नीलगिरी तहर के आवास आज तमिलनाडु और केरल के कुछ ही हिस्सों तक सीमित हैं, अतः विकल्प डी सही है। हमारा अगला सवाल है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसका गठन 1958 में हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के साथ सशक्त बनाने की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, इसीलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसका गठन साल 1958 में भारतीय सेना के पहले से कार्यरत तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के समामेलन से हुआ था, इसीलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अंत में अपने अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में किसने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाला है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी वियतनाम। तो आप कमेंट बॉक्स में अभ्यास प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।